हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट शांति शिक्षा हो जाता है, इसके जो 2016 से 2022 तक के सभी पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाते हैं। पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 2016 से 2022 तक के अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 2016 से 2022 तक के सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? तो आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। अलग से कक्षा की व्यवस्था समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी या संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो बा ऑप्शन हो जाता है, यानी कि समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। क्वेश्चन है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा। नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। योग दर्शन के प्रणेता हैं पतंजलि, शंकराचार्य, अरविंद घोष या मनु। तो पतंजलि ये हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों, कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक हैं। तो इसमें ऑप्शन है प्रकृति और मानव जगत के बीच, विद्यालय और समुदाय के बीच, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच, शिक्षक और बच्चों के बीच। तो प्रकृति और मानव जगत के बीच ये हो जाता है। विश्व भारती की स्थापना की महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, दयानंद सरस्वती ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अब यहाँ पे 2016 के कंप्लीट हो जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम 2017 के क्वेश्चंस को देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? सामाजिकता, एकांतप्रियता, स्वार्थपरता और खुलापन। तो इसमें आपका खुलापन हो जाता है, यानी कि आपका जो दा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। और इसमें देखिए 5 कौन कौन से हैं? खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता और स्नायु विकृति। इन 5 को आप अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। अब ये 5 आपको पता है, इनमें से हो सकता है 3 ऑप्शन इसमें दे दें, एक अलग से दे दें, या एक इसमें से दे दें जैसे इसमें दिया गया है, और तो इसमें आप चूज कर पाएंगे। ठीक है ना? तो द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं, खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता और स्नायु विकृति। आ से और आ और छोटा उ और आ बंधन का निर्माण होता है। तो खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन के नियम से और खोज और अनुकूलन से। तो छोटा उ और छोटा आ, उद्दीपक और अनुक्रिया, है ना? उद्दीपक और अनुक्रिया पावलोव द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है, वही अनुकूलन के नियम है एसआर से, है ना? तो इसमें आपका हो जाता है अनुकूलन के नियम से, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की अरविंद घोष ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या विवेकानंद ने? तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन हो जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत है? बंधुत्व, जातिवाद, समानता या संतोष, समाजवाद, बहिर्मुखता या स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता या स्वतंत्रता, जातिवाद, समानता। तो स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता ये आपका राइट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया? तो दशक आपका वर्ष 2001 से 2010 तक, यानी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है।
अब स्टार्ट होते हैं 2018 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। यह कथन है रूसो का, अब्राहम लिंकन का, महात्मा गांधी का, कार्ल मार्क्स का, तो अब्राहम लिंकन का हो जाता है। योग दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि, महर्षि विश्वामित्र, तो महर्षि पतंजलि ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है, जो नहीं है वही सही है। सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, सदैव चिंताग्रस्त रहना, तो यही नहीं है, तो यही सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1945 में, या 24 अक्टूबर 1945 में, या 24 नवंबर 1945, या 26 दिसंबर 1945, तो 24 अक्टूबर 1945 ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं प्राणायाम, आसन, विधि, विधान और ध्यान। आपने यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये सब आपने पढ़ा है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, लेकिन विधि विधान इसमें नहीं आता है। तो जब विधि विधान नहीं आता है तो यही आपका नहीं है, यानी यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं है वही सही है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है 2019 का, देखिए स्टार्ट हो गया यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? अहिंसा एवं करुणा, न्याय, मस्तिष्क का खुलापन, हिंसा एवं विवाद। तो शांति अभिवृत्ति नहीं है, तो हिंसा एवं विवाद ये नहीं है। शांति कौशलों का आधार है, तनाव व दबाव, सृजनात्मकता, संवेगात्मक अस्थिरता, संकीर्ण विचार, तो सृजनात्मकता ये राइट आंसर हो जाता है। किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहा जाता है आक्रामकता, अमित्रवत व्यवहार, विघटित व्यवहार, भ्रष्टाचार, तो आक्रामकता यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, डॉक्टर पूर्णानंद और डॉक्टर संपूर्णानंद, तो डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाता है। इसमें देखिए थोड़ा सा है, लेकिन ये सब क्या होता है कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान से कीजिएगा। योग दर्शन के प्रणेता है, तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पतंजलि, शंकराचार्य, अरविंद घोष या मनु, तो इसमें ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अब तक तो आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा, रट गया होगा। अब यहाँ पे 2020 के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? 5, 2, 7, 10, तो यहाँ पे 7 हो जाते हैं। वैसे कहीं कुछ लोग इसको 2 भी बताते हैं, आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे 7 ऑप्शन राइट है। चरित्र आदतों का पुंज यह कथन है सैमुअल स्माइल्स का, तो इसमें ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, ये परिभाषा किसकी है? तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जैसे ही शांति शब्द सुनते हैं वहां पे गांधी जी का नाम आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ये परिभाषा है ये मारिया मॉन्टेसरी की हो जाती है, इसलिए ध्यान से कीजिएगा। जीवन में शांति के उपाय है उचित शिक्षा तंत्र, पाठ सहगामी क्रियाएं, उचित समाजीकरण या उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी हो जाते हैं, है ना। तनाव के प्रकार हैं, तो तनाव के जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव, सामाजिक तनाव, उपर्युक्त सभी, तो ये उपर्युक्त सभी ये राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन देखिए 2021 का स्टार्ट होते हैं। सतत विकास के 3 आयाम तैयार किए गए हैं, आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, पर्यावरणीय आयाम, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी इसमें भी राइट आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है संवेगात्मक स्थिरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विकास या उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी यानी ये द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। राष्ट्रीयता है देशभक्ति का पुराना प्रत्यय, देशभक्ति का नया प्रत्यय, देशभक्ति का समान प्रत्यय या विघटन प्रत्यय, तो देशभक्ति का समान प्रत्यय यानी कि सा ऑप्शन राइट हो जाता है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, तो ये सब है ना, तो इसलिए ये गलत हो जाते हैं और जो नहीं है वही सही है, यानी विशेषाधिकार।
सतत विकास के लिए आवश्यक है शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग, असंतुलित विकास। तो शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपके, देखिए यहाँ पे 2022 स्टार्ट हो जाता है। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया अरविंद घोष ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या विवेकानंद ने। तो महात्मा गांधी इसमें राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद आपका आंसर यानी क्वेश्चन हो जाता है तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना या सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है सदैव चिंताग्रस्त रहना। निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम नहीं है, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, असीमित संसाधन या सामाजिक। तो असीमित संसाधन ये आपका राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मौखिक हिंसा है? तो मारना, धक्का देना, सामाजिक बहिष्कार या गालियां देना। तो मौखिक आपका गालियां देना ये हो जाता है। उसके बाद आपका है बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, उपर्युक्त सभी से। तो उपर्युक्त सभी यही राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद आपके अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। विद्यालयी पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य व्यवहार या आचरण में लाना है, जिससे वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ होगा। आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो शांति के प्रमुख घटक हो जाते हैं अहिंसा, सत्याचरण, सहनशीलता, समानता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ एवं बातचीत, सभी से प्रेम एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रह से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण इत्यादि हो जाता है। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखिए। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता उसके सदस्यों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन से स्पष्ट होती है। ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम व सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि का महत्व होता है। उन कारणों को बताइए जो किशोर अवस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। तो किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विकास अधिकतम होते हैं। फलस्वरूप किशोर में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं। असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालय कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों का अनुचित होना, संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव आदि किशोरों के आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधक होते हैं। इससे किशोरों में हिंसात्मक व्यवहार दिखाई देता है। साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है? तो किसी बच्चे या वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए, इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह उन्हें नकारात्मक बना देता है। अष्टांग योग किसे कहते हैं? तो अष्टांग योग सूत्र बताए गए योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनमें से प्रथम 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार योग के बहिरंग बाहरी साधन एवं अंतिम 3 धारणा, ध्यान, समाधि योग के अंतरंग आंतरिक साधन माने जाते हैं। तो देखिए कितना आसान है इसको याद करना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान, समाधि तीनों में धा है और ये कौन से हो जाते हैं? ये आंतरिक हो जाते हैं और बाहरी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार हो जाते हैं। तो इनको इस तरह से याद कर लीजिएगा अच्छे से। व्यक्तित्व के 5 गुण कौन कौन से हैं? व्यक्तित्व के 5 गुण देखिए ये भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता और स्नायु विकृति हो जाती है। और हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं नामांकित करिए। तो हिंसा के प्रकार मौखिक हिंसा हो जाती है, मनोवैज्ञानिक हिंसा हो जाती है, शारीरिक हिंसा हो जाती है, ढांचागत हिंसा हो जाती है, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता ये हो जाती है। और भी बहुत से कहते नहीं कि हिंसा के बहुत से
प्रकार हो जाते हैं। शांति शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है? तो सामान्य रूप से कह सकते हैं कि मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों एवं सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व है। योग सूत्र के 8 अंग कौन कौन से हैं? तो योग सूत्र के 8 अंग हो जाते यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। देखिए कितनी बार रिपीट क्वेश्चन है, यानी आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग समझ चुके होंगे अब तक। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना था। उसके बाद हो जाता है मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है? तो मीडिया से तात्पर्य संचार के ऐसे माध्यम से है जिसके द्वारा समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विभिन्न आंकड़ों अथवा विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स तथा इंटरनेट आदि संचार माध्यमों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे आप लोगों के देखिए दूसरा स्टार्ट हो जाता है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि 2016 से 2022 तक के सभी पेपर सॉल्व करेंगे एक साथ में, ये एक ही वीडियो में आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है ना। शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं? क्योंकि भाई शांति शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी के बारे में ना जाने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। हालांकि आप लोग बहुत अच्छे से अपने तरीके से लिख भी सकते हैं। शांति शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो व्यक्ति की शांति से सहज प्रवृत्ति को विकसित कर बाहर की ओर प्रकट करे। इसका तात्पर्य है कि शांति से संबंधित व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य, व्यवहार या आचरण में लाना। व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए उसका अर्थ समझाएं तो व्यक्तित्व की अवधारणा को स्पष्टता की दृष्टि से G.W. आलपोर्ट द्वारा दी गई परिभाषा को विस्तृत व महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का वह गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन का स्वरूप निर्धारण करता है। अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियां कौन सी हैं? तो शिक्षक की रणनीतियां हो जाती कक्षा का प्रबंध, कक्षा नियमों की स्पष्टता और उनका पालन, नियमों का संशोधन, कक्षा समुदाय का सदस्य, कक्षा परिस्थिति पर कुछ नियंत्रण, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कार्यक्रम, अभिभावक का सहयोग, पुरस्कार, ये हो जाते हैं। व्यक्तित्व के 5 प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? तो तूपस एवं क्रिस्टल, गोल्ड वर्ग, कोस्टा एवं मेकके, होगान आदि मनोवैज्ञानिकों के शोधों के आधार पर यह स्वीकार किया जाने लगा है कि व्यक्तित्व के 5 गुण हैं जो निम्नवत हैं: खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता और स्नायु विकृति। देखिए क्वेश्चन का रूप बदल देते हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है, तो आप इसको रट लीजिए। खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता और स्नायु विकृति। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? देश में जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि का प्रभाव होना, देश की भौगोलिक विविधता और असमान सामाजिक आर्थिक विकास, सभी का एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा की सुविधा का न मिलना, प्रौढ़ शिक्षा की समस्या, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार या सम्मान विकसित को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व की व्यक्तिगत, राजनीतिक एवं आर्थिक महत्वाकांक्षा, कतिपय विशिष्ट समूह, नक्सलवादी एवं आतंकवादी की गतिविधियां, ये हो जाते हैं। अष्टांग योग से क्या तात्पर्य? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। देखिए फिर से रिपीट हो गया आपका क्वेश्चन। चरित्र का निर्माण करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो चरित्र का निर्माण करने वाले 2 कारक जीवन शक्ति और संवेदनशीलता। तनाव कम करने के किन्हीं 2 अप्रत्यक्ष विधियों का उल्लेख कीजिए। तनाव कम करने की 2 अप्रत्यक्ष विधियां हैं मूवमेंट और श्वसन क्रिया हो जाती है। मानवाधिकार शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना, समानता की भावना जगाना। प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में कौन से व्यक्तित्व कौशल विकसित किया जाना चाहिए? तो प्रभावी शांति निर्माता
बनाने हेतु विद्यार्थियों में खुलापन, बहिर्मुखता, कर्तव्यनिष्ठता, सहमतिजन्यता और व्यक्तित्व कौशल विकसित किया जाना चाहिए। प्राणायाम से क्या अभिप्राय है, लिखिए। तो प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। यहाँ प्राण का अर्थ है श्वास, श्वासोच्छ्वास वायु है। आयाम का अर्थ है लंबाई, विस्तार। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ है श्वासों का विस्तार एवं नियंत्रण। उपनिषदों में प्राणायाम को नाड़ी शुद्धि के उपाय के रूप में स्वीकार किया गया। SDG का पूरा नाम लिखिए, संधारीय विकास शिक्षा। ठीक है ना, यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट। शांति शिक्षा का अर्थ बताएं। शांति शिक्षा का अर्थ है शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के विरोध, द्वेष एवं विभेद रहित शिक्षा। जहाँ संशय और भय न हो वहीं शांति है। शत्रुता और हिंसा के अभाव में सामाजिक मैत्री और सद्भाव की धारणा है। व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। व्यक्तित्व एक संरचना है जो आपस में जुड़े व्यवहार, दिमागी और भावात्मक पैटर्न को इकट्ठा करता है, जिसे जिंदगी और पर्यावरण कारक बदलते हैं। ये आपस में जुड़े पैटर्न छोटे से में ज्यादातर समय स्थित होते हैं, लेकिन पूरे जीवन काल में बदलते रहते हैं। भेदभाव को दूर करने के उपाय बताएं। गरीबों के कल्याण हेतु उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चलानी होंगी। इससे आर्थिक भेदभाव दूर हो और सभी को समान अधिकार मिले। स्वाभाविक भेदभाव को दूर करने के लिए जातिगत व्यवस्था को मिटाना होगा। सभी जातियों को समान अधिकार देने होंगे। क्वेश्चन हो जाता है, अहिंसा से क्या तात्पर्य। अहिंसा का समान अर्थ है हिंसा ना करना। इसका व्यापक अर्थ है किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान ना पहुंचाना। मन में किसी का अहित ना सोचना, किसी को कटुवाणी आदि के द्वारा भी नुकसान ना देना तथा कर्म से भी किसी भी अवस्था में किसी भी प्राणी की हिंसा ना करना, यह अहिंसा हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन आपका हो जाता है, सामाजिक तनाव से क्या अभिप्राय है। जो तनाव समाज के लोगों के द्वारा उत्पन्न होता है उसे सामाजिक तनाव कहते हैं। नैतिक शिक्षा की कोई एक परिभाषा बताइए। तो बालक का सामाजिक विकास करने वाली व्यक्तित्व का संतुलित एवं सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को ही नैतिक शिक्षा कहते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, नैतिकता क्या है। नीति के अनुसार कार्य करना नैतिकता है। नैतिकता के क्षेत्र हो जाते हैं, परिवार हो जाता है, स्कूल, समाज। अष्टांग योग किसे कहते हैं। तो अष्टांग योग योग सूत्र में बताए गए सभी योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर से देखिए वही क्वेश्चन है। इसमें से 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार योग के बहिरंग हैं। बाहरी साधन और अंतिम 3 धारणा, ध्यान, समाधि योग के अंतरंग आंतरिक साधन माने गए हैं। ठीक है ना। पुरुषार्थ चतुष्ट का क्या अर्थ है। पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है। पुरुषार्थ देखिए, पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है, अर्थात विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। प्रायः मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्ट भी कहते हैं। साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है। तो साइबर बुलिंग का अर्थ है किसी बच्चे अथवा वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए। इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा यह उन्हें नकारात्मक बना देता है। तनाव प्रबंध कौशल का क्या अभिप्राय है। यह प्रबंधन जिसके द्वारा व्यक्ति को असमान मानसिक स्थिति से सामान्य मानसिक स्थिति में लाया जाता है, तनाव प्रबंधन कहलाता है। राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है। तो राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अभाव में हम पुनः दास्तापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। शांति शिक्षा का अर्थ बताएं। वो शिक्षा जो समाज में शांतिमय वातावरण का सृजन करती है, शांति शिक्षा कहलाती है। शांति शिक्षा से प्रभावित व्यक्ति आदर्शवादी और सदाचारी तथा प्रकृति प्रेम वाला
होता है। व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। व्यक्तित्व के प्रमुख गुण तो अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता, स्नायु विकृति। देखिए इसका क्वेश्चन का ढंग बदल देते हैं लेकिन आंसर आपको वही लिखना है, इसलिए आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग खुद समझ सकते हैं। चरित्र निर्माण का क्या तात्पर्य है? चरित्र निर्माण मूल्य और दृष्टिकोणों और परिणाम कार्यों का गहराई से आंतरिक पैटर्न है जो अक्सर जीवन के पूर्व संज्ञानात्मक समय में प्राकृतिक और सामान्य स्वैच्छिक पैटर्न के माध्यम से स्थापित होते हैं जो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं। मानवाधिकार शब्द से क्या आशय है? मानवाधिकार वे अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानवाधिकार है। सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है? तो सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। सत्याग्रह सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना। सहपाठी या साथी समूह की 2 विशेषताएं बताएं तो आपका हो जाता है साथी समूह अपने साथी के प्रति जागरूक होना चाहिए। साथी समूह में आपसी आदान प्रदान होना चाहिए। इस तरह से हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। शांति शिक्षा की अवधारणा बताइए। शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो शांति से क्या आशय है? यानी कि शांति से रहना यही होता है ना। तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं लेकिन फिर भी इसको कंटिन्यू करते हैं। शांति का संबंध हमारे तन एवं मन दोनों से होता है। प्रत्येक व्यक्ति शांति प्राप्ति हेतु प्रयास करता है। प्राचीन काल से ये धारणा बनी हुई है कि व्यक्ति का जीवन शांतिमय होना चाहिए। वास्तव में शांति का संबंध व्यक्ति की शारीरिक तथा मानसिक शांति दोनों से है। समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे यह प्रयास आवश्यक है। यह एक राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बात है कि उस राष्ट्र में कितनी शांति है। समाज में विभिन्न प्रकार के विवाद पाए जाते हैं जो कि उचित नहीं है। इन विवादों को दूर कर हमें समाज में शांतिपूर्ण माहौल बनाना चाहिए। शांति शिक्षा को प्राथमिक स्तर से ही विद्यालय में लागू कराना चाहिए जिससे बच्चों में नैतिकता, सदाचार एवं मानवता के प्रतियों का विकास हो सके। शांति शिक्षा वो शिक्षा है जो समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करती है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि वो समस्त शांति शिक्षा है जो समाज में शांतिमय माहौल उत्पन्न करने के लिए बनाए जाते हैं। परिभाषा हैरिस एवं साइनोट के अनुसार शांति शिक्षा का आशय शिक्षण के उन सभी प्रयासों से है जो शांति की इच्छा की पूर्ति करते हैं, संघर्षों को समाप्त करने के लिए अहिंसक उपाय बताते हैं तथा असमानता एवं अन्याय को उत्पन्न होने से रोकने के लिए मानव में विभिन्न कौशलों का विकास करते हैं। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब एवं किस उद्देश्य से की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को सार्वभौमिक स्वीकृति प्रदान करते हुए विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया। इसके मूल में समस्त मानवों को समान मानते हुए उनके अधिकारों का सम्मान करना था। घोषणा पत्र का उद्देश्य अध्यापन और शिक्षा द्वारा यह प्रयत्न करना कि मानवों के अधिकारों एवं आजादियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपाय करना जिससे सदस्य देशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों को सार्वभौमिक और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन कराए। बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता तथा परिवार के सदस्यों के योगदान का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं परिवार का सामाजिक एवं नैतिक विकास। अब आपको पता है कि बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता और परिवार के सदस्यों का योगदान क्या होता है। आप अपने लफ्जों में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि देखिए माता पिता, प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार है ना। शिक्षक कौन है? तो माता प्रथम हो जाती है ना। और माता के संपर्क में सबसे पहले बच्चा आता है, फिर पिता के संपर्क में आता है, अपने परिवार के बड़ों के संपर्क में आता है। तो जैसा बड़े करते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं। आप देखिए बच्चे, आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे होंगे वो सलाम नमस्ते सब करते हैं, बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे। तो क्या है, उनके घर का माहौल, उनके मम्मी पापा ने उनको समझाया, उनको सिखाया और जैसे वो बर्ताव करते हैं कि उनके घर में कोई आया तो उनको प्रणाम किया है ना, उनको बैठने के लिए कहा, उनसे कायदे से ढंग से बात की। तो बच्चे भी वही देखते हैं कि हमारे बड़े ये सब कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है
कि जो परिवार हो जाता है, जो हमारे बड़े हो जाते हैं, वही तो हमें सब सिखाते हैं ना, तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसा घर का माहौल होगा, आप बच्चों से गेस कर सकते हैं कि इनके घर का माहौल कैसा है, रहन सहन कैसा है ना। तो यही सब चीजें यहाँ पे देखनी है। बालकों का सामाजिक एवं नैतिक विकास करना। बच्चे के सामाजिक एवं नैतिक विकास सर्वप्रथम परिवार से ही शुरू होता है। वो सबसे पहले परिवार भाषा को यानी पारिवारिक भाषा को अनुकरण द्वारा सीखते हैं। इसके बाद परिवार में माता पिता तथा अन्य सदस्यों से कई नैतिक मूल्य सिखाते हैं। बालक का शारीरिक विकास करना, तो बच्चों का पालन पोषण परिवार में ही होता है। बालक ये उनके भोजन की व्यवस्था करता है, उनकी देखभाल करता है, रोगग्रस्त होने पर उनका इलाज कराता है। भाई परिवार ही तो ये सब चीजें कराता है ना। आपका परिवार, हमारा परिवार, सभी के परिवार में यही सब चीज़ें कि कोई दुख मुसीबत आई तब भी साथ दें और देते हैं, और कोई भी आपको पीड़ा है तो मतलब ये है कि हर एक चीज़ का इलाज परिवार में है, वो वाली चीज़ हो जाती है ना। हर एक चीज़ में, सुख दुख में, हर चीज़ में साथ होते हैं। समय पर उठाना, मल विसर्जन करना सिखाना, समय पर खेलना कूदना तथा निद्रा लेना बच्चे को परिवार में ही बच्चा क्या करता है तो सीखता है ना। व्यवहार संबंधी शिक्षा देना, वही चीज़ की हम जब देख रहे हैं कि हमारे घर का माहौल ऐसा है, हमारे तो बच्चे भी वही चीज़ करते हैं। भाई बच्चे हैं, मान लीजिए हम बच्चे हैं और हमने अपने घर में देखा कि हाँ हमारे घर में ऐसा किया जा रहा है और ऐसा ही किया जाता है, तो हम भी सभी के साथ वैसे ही पेश आएंगे। ये चीज तो परिवार ही बच्चों को व्यवहार संबंधी शिक्षा देते हैं, तत्पश्चात वह उसी के अनुरूप अन्य लोगों से व्यवहार करता है। इसी कारण कहा जाता है कि माता पिता को बच्चों के समक्ष अन्य लोगों के साथ शिष्टापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप वो बच्चों के सामने ऐसा बर्ताव करेंगे लोगों के साथ कि बच्चों को लगेगा ऐसा करना चाहिए, अच्छा करेंगे तो अच्छा। और अगर आपको आया और आप उससे चिल्ला के बोल दिए, उसको बैठने के लिए नहीं कहा, उसकी इज्जत नहीं की, है ना, आवभगत नहीं किया, तो बच्चे भी कहेंगे कि ऐसे ही बड़ों के साथ किया जाता है, या हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उनके साथ ऐसा ही किया जाता है। अब बच्चों को आप रोक नहीं पाएंगे। अब आपके यहाँ गेस्ट आ जाए और बच्चे आपके सामने ही वैसा ही उसके साथ बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आप ही से सीखा है। यही तो होता है ना। अनुशासन की शिक्षा देना, तो जब परिवार के लोग परिवार के मुखिया को सम्मान देते हैं तो उसकी बातों को मानते हैं, तो बालक भी उनसे अनुशासनात्मक प्रक्रिया सीखता है। यानी हमारे जो बड़े हैं तो अपने से बड़ों को इज्जत देते हैं, तो बच्चे भी क्या करते हैं कि जो उनसे बड़े होते हैं तो वो उनको इज्जत देते हैं। लेकिन जब आप बड़े होकर अपने बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे तो बच्चे भी कहते हैं कि बड़ों की इज्जत की ही नहीं जाती है। लेकिन जिस घर में इस तरह का माहौल होता है तो उनके घर में बड़ों की इज्जत की जाती है, तो बच्चे भी अपने से बड़ों की इज्जत करते हैं, है ना। अनुकूलता का विकास, तो बालक परिवार से ही सर्वप्रथम अनुकूलता का पाठ पढ़ता है। परिवार के सदस्य जिस प्रकार एक दूसरे से तदाम स्थापित करते हैं वह उसे सीखता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। हिंसा क्या? हिंसा के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हिंसा का अर्थ है किसी को पीड़ा देना। प्रत्येक उस क्रिया को हिंसा कहा जाता है दूसरों को शारीरिक अथवा मानसिक क्षति पहुंचाने के अभिप्राय से की जाती है। शांति के लिए शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। तैयार किए जा सकने वाले मॉडल। शांति शिक्षा के संदर्भ में प्रोजेक्ट कार्य प्रशिक्षु शिक्षकों को शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। शांति शिक्षा के संदर्भ में तैयार किए जाने वाले मॉडल। तनाव प्रबंधन, आंतरिक शांति, अष्टांग योग से संबंधित, शांति मूल, मानवाधिकार से संबंधित, पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित। शांति शिक्षा के संदर्भ में लिए जाने वाले प्रोजेक्ट। तनाव प्रबंधन में योग की भूमिका, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का विवरण, मीडिया और हिंसा का संबंध। प्रशिक्षु शिक्षकों को शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता। संसार में आज चारों ओर तनाव, हिंसा और भय का वातावरण दिखाई पड़ता है, इसलिए आज शांति की सर्वाधिक आवश्यकता है। शांति मानव को, समाज को प्रगति तथा विकास के बारे में सोचने के अवसर देता है। आज व्यक्तियों में शांति के प्रति झुकाव उत्पन्न करना अति आवश्यक है। यह कार्य शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है, जिसके लिए शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो छात्रों को जीवन में शांति की उपयोगिता से परिचित कराता है। सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सतत विकास की आवश्यकता और महत्व बताएं। सतत विकास वह प्रक्रिया है जो मानव के संतुलित तथा स्थिर विकास से संबंधित होता है। विकास को पोषणीय विकास भी कहा जाता है। सतत विकास का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास से है। सतत विकास की आवश्यकताएं, तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो जाता है, संतुलित विकास हो जाता है, सामाजिक विकास
हो जाता है। इसमें देख लेते हैं, पर्यावरणीय संसाधनों का संतुलित विकास होना प्रकृति तथा मानव जाति एवं पृथ्वी के सभी जीवों हेतु अति आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन मानव जाति के लिए वरदान है, अतः मानव जाति को चाहिए कि वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करे, न कि दुरुपयोग। संतुलित विकास मानव जाति के लिए पर्यावरणीय संसाधनों का संतुलित विकास अति आवश्यक होता है, क्योंकि संतुलित विकास होने से पर्यावरणीय संसाधनों के उपयोग पश्चात भी संसाधन भविष्य के लिए उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे भविष्य हेतु प्राकृतिक संसाधन मिल सकें। सामाजिक विकास सतत विकास का संबंध सामाजिक विकास से प्राकृतिक संसाधन समाज के लोगों के हित के लिए होते हैं। समाज के लोगों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो सके। आर्थिक विकास का होना अति आवश्यक होता है, परंतु संतुलित आर्थिक विकास का होना इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। समाज के सभी व्यक्ति आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक रहती है, परंतु यह देखना भी आवश्यक है कि समाज के लोग प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न करें। वैश्विक पर्यावरणीय नीति का निर्माण वैश्विक स्तर पर यह सोचा जाना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का विकास संतुलित हो तथा पर्यावरणीय संसाधनों का दुरुपयोग न हो। यदि पर्यावरणीय संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होगा तो भविष्य हेतु प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। शांति शिक्षा की आवश्यकता का क्या औचित्य है, इस पर प्रकाश डालिए। तो शांति शिक्षा की आवश्यकता का औचित्य मानव के लिए व्यक्तिगत स्तर पर शांति शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति में कई कौशल एवं मूल्य समाज में अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है, जिससे लोग अशांति के दुष्परिणाम समझें और शांति की स्थापना में सहयोग करें। वैश्विक दृष्टि से औचित्य संसार में ऐसे कई राष्ट्र हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की असमानताएं दृष्टिगोचर होते हैं। कई बार एक ही राष्ट्र में कई प्रकार की जलवायु, जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति दिखाई पड़ते हैं। इन भिन्नताओं का प्रभाव वहां के निवासियों के स्वभाव, विकास तथा रूप रंग पर भी दिखाई देता है। राष्ट्रों में जब इस प्रकार की असमानता के कारण भेदभाव पनपने लगे तो कम विकसित राष्ट्र भी उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करने लगते हैं। यह स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। सामाजिक दृष्टि से औचित्य व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। एक राष्ट्र में रहने वाले लोग एक समाज बनाते हैं। उद्देश्य के आधार पर भी समाज का निर्माण होता है, जैसे क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, कृषक समाज, वैश्य समाज आदि हो जाते हैं। राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रीय एकता पर कुठाराघात जाति संबंधी विचारधारा के कारण भी होता है। जातीयता हमें परस्पर बांट देती है और हम दूसरी जातियों को अपनी जाति से कमतर और निम्न समझने लगते हैं। इसमें राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। धर्म एवं संप्रदाय हमारे देश में कई प्रकार के धर्म एवं संप्रदाय हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और न जाने कितने मतांतर। इनके कारण लोग अपने संप्रदाय की प्रगति के बारे में सोचते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता खंडित होती है। प्रांतीयता राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों में प्रांतीयता भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रांतीयता एक भावना है जो अपने अपने प्रांत के संदर्भ में विकसित होती है। भारत के कई प्रांतों में बटा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और भी कई प्रांत हैं। इस भावना के कारण लोग दूसरे प्रांत के निवासियों को ठीक से स्वीकार नहीं कर पाते। भाषा भी राष्ट्रीय एकता में एक बाधक तत्व है। देश में कुछ मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। बोलियां तो हजारों की संख्या में आता। अपनी भाषा बोलने वालों के प्रति विशेष प्रेम होता है। इस प्रकार भाषा भी राष्ट्रीय एकता का एक बाधक तत्व है। नैतिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, समझाएं। तो नैतिक शिक्षा वो शिक्षा है जो नैतिकता से संबंधित होती है। आचरण में सुधार करके नैतिकता की शिक्षा दी जाती है। व्यवहार में ईमानदारी, सच्चरित्रता, दूसरों का ध्यान रखना, पशुओं पर दया करना, दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखना ही नैतिकता है। नैतिकता में चरित्र के आधारभूत गुण आ जाते हैं जो व्यक्ति को समाज में सही प्रकार से समायोजित करने में मदद करते हैं और समाज में शांति बनाए रखते हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखी है। मनोवैज्ञानिक हिंसा और अनुबंधन। तो मनोवैज्ञानिक हिंसा अपने हितों की पूर्ति
मनोवैज्ञानिक हिंसा अपने हितों की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति को डराना, धमकाना तथा आक्रय भय का माहौल बनाना, जिससे व्यक्ति विशेष पर मानसिक दबाव बनाकर उस पर नियंत्रण हासिल किया जा सके। अनुबंधन की प्रक्रिया का सिद्धांत पावलोव का है। इसके अनुसार अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक तटस्थ उद्दीपक एक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने के कारण वह स्वाभाविक उद्दीपक की सभी विशेषताओं को ग्रहण कर लेता है। स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने में अभिभावकों की क्या भूमिका है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है, बच्चों के स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ाने के लिए परिवार की क्या भूमिका है? माता पिता को अपने बच्चों के संगी साथियों के विषय में पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। जब बच्चे अपने साथियों से बात कर रहे हो तो उनके वार्तालाप का निरीक्षण करना चाहिए। कोई अन्य यदि आपके बच्चे की शिकायत लेकर आए तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि ऐसा प्रतीत हो कि बच्चे का कोई साथी गलत है तो उसे विश्वास में लेकर उचित परामर्श दें। बच्चे से उसके साथियों और उसके व्यवहार के बारे में समय समय पर बातचीत करें। वैश्वीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? वैश्वीकरण, राजनीतिक व्यवधान, भाषाई व्यवधान, भौतिक व्यवधान, मनोवैज्ञानिक व्यवधान और धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवधान। अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक के रूप में जो रणनीतियां हैं, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। किन्हीं दो का वर्णन देख लेते हैं। छात्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण, तो शिक्षक को बालक के अवांछित व्यवहार का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए तथा उसके व्यवहार का विश्लेषण करके उनके वांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। अवलोकन निरीक्षण एक महत्वपूर्ण रणनीति है जिसका शिक्षण को सर्वाधिक प्रयोग करना चाहिए। पृथकीकरण अवांछित व्यवहार का पता लगाने की दूसरी महत्वपूर्ण रणनीति है। छात्रों के आक्रामक व्यवहार अपनाने पर उन्हें कक्षा में एक दूसरे से अलग बिठाएं। उन सभी बालकों से व्यक्तिगत रूप से वार्ता करें तथा उनके अवांछित व्यवहार को जानने का प्रयास करें। बच्चों के विकास में साथियों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। बच्चों के विकास में साथियों की भूमिका निश्चित रूप से होती है। बच्चा साथियों को अपने व्यवहार का आदर्श मानता है। वह उनके द्वारा स्वीकृत वेशभूषा, आचार विचार, बात व्यवहार को अपनाता है। वह उनके खेलों, प्रकारों, उचित अनुचित के आदर्शों को स्वीकार करता है। वह समूह के नियमों व आचार संहिता का पालन करते हुए उनके प्रति क्या करता है? उनके प्रति भरोसा करता है और उनके साथ में रहता है, क्योंकि बच्चों पर अपने साथियों की छाप बहुत पड़ती है। जो बात बच्चे अपने बड़ों से अपने घर में नहीं कह पाते वो अपने साथियों से कह पाते हैं, है ना? ये चीज़ हो जाती है। बच्चों के विकास में साथियों की भूमिका, देखिए यहाँ पे ये फिर से आ गया है, देख लेते हैं। देखिए, निष्ठावान रहने का प्रयास करते हैं, इसलिए वह अपने साथियों की मान्यताओं को अन्य लोगों की मान्यताओं की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं। देखिए वही चीज़ आ गई कि बच्चे अपने साथियों को अधिक महत्व देते हैं। खेल कूद आदि प्रतियोगिताओं के माध्यम से वह बालक अपने साथियों के साथ अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। इस प्रकार साथियों की क्रियाएं करने से बालक व्यक्तित्व का विकास होता है। साथियों का संबंध बच्चों के विकास विशेष रूप से सामाजिक विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक विविधता से पूर्ण भारत में धार्मिक सहिष्णुता क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पे आपका हो जाता है, धर्म मानव जीवन से जुड़े कई प्रकारों को पूर्ण करने में सहायता प्राप्त करता है या स्वयं उन्हें पूर्ण करता है। मानव जीवन की जिन जिज्ञासाओं विशेषताओं का समाधान विज्ञान व वैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्ण नहीं हो पाता, उनका समाधान धर्म के द्वारा किया जाता है। भारतीय धर्म के द्वारा किया जाता है। भारतीय समाज धर्म प्रधान कहा जाता है। धर्म ने मानव के कई रूपों को प्रभावित किया है, जिनमें से प्रमुख है मानव जीवन का क्रम स्वरूप, मानव का व्यक्तित्व स्वरूप, मानव की संस्कृति निष्ठा को बनाए रखना, मानव के भावात्मक रूप का संरक्षण आदि हो जाता है। इसके अलावा धर्म स्वस्थ मनोरंजन देने की एक प्रक्रिया रूप से ही दृष्टिगत होता है। उत्सवों, कर्मकांडों, धर्म सभाओं के माध्यम से धर्म व्यक्ति को समाज कल्याण हेतु भी प्रोत्साहित करता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि धार्मिक विविधता से पूर्ण भारत में धार्मिक सहिष्णुता आवश्यक है, क्योंकि धर्म हमारे समाज की आत्मा है और बिना इसके समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हो जाता है आपका, देख लेते हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत, व्यवहारवाद में उद्दीपन और क्रिया संबंध। तो लोकतंत्र में मूलभूत सिद्धांत हो जाते हैं स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धार्मिक मान्यता आदि की व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है।
समानता इसमें तात्पर्य व्यक्ति को बिना मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव किए अवसर की समानता है। बंधुत्व भावना राष्ट्रीय अखंडता को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की गरिमा एवं व्यक्तित्व की महत्ता का ध्यान तथा उनके बीच बंधुत्व या भ्रातृत्व की भावना का समुचित विकास। न्याय इससे तात्पर्य है कि नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। ये हो जाते हैं व्यक्तित्व की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। तो व्यक्तित्व की 5 विशेषताएं देख लेते हैं। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम कह सकेंगे कि किसी प्रदत्त परिस्थितियों में वह व्यक्तित्व क्या करेगा। व्यक्तित्व के प्रमुख गुण है अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता और स्नायु विकृति। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुविकल्पीय टाइप, अति लघुत्तरीय टाइप, लघुत्तरीय टाइप, मतलब सभी में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यानी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुभव के प्रति खुलापन, इसके बारे में जान लेते हैं। अनुभव के प्रति खुलापन व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। जब एक व्यक्ति परंपरागत विचारों को स्वीकार न कर स्वयं सोच विचार कर अनुभव आधारित विचारों को स्वीकारता है तो इसे हम अनुभव के प्रति खुलापन कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति बालक बालिकाओं की देखभाल एवं शिक्षा में भेदभाव इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके वंशज ऐसा नहीं करते थे, परंतु वही एक व्यक्ति बालक बालिकाओं में अंतर करता है क्योंकि उसके वंशज करते हैं, तो जो छोटे हैं वो भी वही करेंगे। तो इस तरह से आपका हो जाता है। बच्चों में अच्छी आदतों के निर्माण में परिवार एवं शिक्षक की भूमिका बताएं। तो परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। प्रत्येक बालक की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में होती है। बालक की आदतों पर भी परिवार का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वो सर्वप्रथम उन्हीं आदतों को सीखता है, अनुकरण करता है, यानी अनुकरण करता है, उन्हीं को दोहराता है, यानी जो परिवार द्वारा उसे सिखाई जाती है। एक सामाजिक संस्था है, परिवार में कुछ विशेष कार्य है। बालक की सामान्य शिक्षा हेतु उचित पर्यावरण का निर्माण, व्यवहारात्मक शिक्षा देना, अनुशासन की शिक्षा देना, कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा देना। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण कर समय से उठना, समय से मल विसर्जन करना, शारीरिक सफाई करना, घर की सफाई करना, समय पर भोजन करना, समय पर खेलना कूदना और समय पर निद्रा लेना आदि सीखते हैं। बच्चों की अच्छी आदतों के निर्माण में शिक्षक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह बच्चों में अच्छी आदतों को सिखा सकता है, जैसे सुबह उठकर अपने से बड़ों को नमस्कार करना। ये सभी चीजें हो जाती हैं। बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता तथा परिवार के सदस्यों के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। बालकों का सामाजिक एवं नैतिक विकास, बालक का शारीरिक विकास, व्यवहार संबंधी शिक्षा देना, अनुशासन की शिक्षा देना, अनुकूलता का विकास। ये सब डिटेल में चीजें जान चुके हैं, तो हमने इसको रिपीट नहीं किया है, ठीक है ना। हिंसा क्या है? हिंसा के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हिंसा किसी को पीड़ा देना, प्रत्येक उस क्रिया को हिंसा कहा जाता है जो दूसरों को शारीरिक अथवा मानसिक क्षति पहुंचाने के अभिप्राय से की जाती है। सतत विकास से क्या समझते हैं? सतत विकास की आवश्यकता एवं महत्व बताएं। तो सतत विकास या प्रक्रिया जो मानव के संतुलित एवं स्थिर विकास से संबंधित होती है। विकास को पोषणीय विकास भी कहा जाता है। सतत विकास का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास से है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, संतुलित विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, वैश्विक पर्यावरण नीति का निर्माण। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और चीजों को समझ लीजिएगा, है ना। जो रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार, तो उनकी सिर्फ हम हेडिंग देख रहे हैं, बाकी चीजों को आप लोग देख लीजिएगा। स्नायु विकृति से संबंधित कार्य व्यवहार पर प्रकाश डालिए। व्यक्तित्व का यह पक्ष रुचिकर संवेगों जैसे डर, दुश्चिंता, अवसाद व सुमेधता के अनुभव कराने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। यह संवेगात्मक स्थिरता एवं आवेग नियंत्रण की मात्रा को व्यक्त करता है। स्थिरता की उच्च आवश्यकता एवं स्थिर एवं शांत व्यक्तित्व में दिखाई पड़ती है, किंतु यह प्रेरणा विहीन एवं उदासीन होती है। स्थिरता की निम्न आवश्यकता उत्तेजनशीलता एवं प्रक्रियात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ऐसे लोग कभी बहुत गतिशील होते हैं लेकिन वे असुरक्षित या स्थिर देखे जाते हैं। इस प्रकार स्नायु विकृति के एक छोर पर सावेगिक रूप से शांत, संतुलित, रंगभ्रमी विचारों से मुक्त व्यक्ति दिखाई पड़ता है, तो दूसरे छोर पर सावेगिक रूप से अस्थिर, उत्तेजित, असंतुलित, रोगभ्रमी विचारों से घिरा व्यक्ति दिखाई देता है। व्यवहारवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। व्यवहार प्रत्येक प्राणी के लिए अनिवार्य है। इसका जीवन में अत्यधिक महत्व है। या पारस्परिक संबंधों जीवन व्यवहार के लिए
भी अत्यावश्यक है, शांति के लिए भी अत्यावश्यक है। शांति के लिए शिक्षा के संदर्भ में भी व्यवहार को जानना और समझना होता है। शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार को प्रोत्साहित करना एवं अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीके से हतोत्साहित करना शिक्षा का प्रमुख दायित्व माना जाता है। इसलिए व्यवहार के संबंध में अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार का पर्याप्त अध्ययन किया है। व्यवहार के विभिन्न पक्षों के विषय में अध्ययन कर बालक के कारण मनोविज्ञान के व्यवहारवाद नामक एक संप्रदाय का विकास भी हुआ है। आधुनिक मनोविज्ञान में अध्ययन उनके संप्रदायों की सीमाओं में न करते हुए विस्तृत परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक समस्या के समाधान में किसी एक परिप्रेक्ष्य का ही आधार न लेते हुए विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का उपयोग किया जाता है। ये परिप्रेक्ष्य जैविक, व्यवहार परक, मनोविश्लेषण, संज्ञानात्मक, मानवतावादी आदि है। वर्तमान में उचित व्यवहार पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बल है। शांति के लिए भी उचित व्यवहार अनिवार्य है। वैश्विक दृष्टि से शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों आवश्यक है, तो देख लेते हैं। विश्व में कई राष्ट्र हैं, उनमें भौतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि तमाम प्रकार की असमानताएं दिखाई पड़ती हैं। कई बार एक ही राष्ट्र में विभिन्न भू संरचनाएं, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु आदि दिखाई पड़ते हैं। इन सब विभिन्नताओं का प्रभाव वहां के निवासियों के रंग, रूप, विकास, स्वभाव आदि पर भी दिखाई देते हैं। कोई राष्ट्र अपने वैज्ञानिक प्रगति के कारण या प्राकृतिक संसाधनों के कारण या किसी अन्य कारण से अधिक प्रगति कर जाता है, वहां जीवन की सुविधाएं अधिक हो जाती है। अपनी प्रगति के कारण कुछ राष्ट्र विकसित माने जाने लगे हैं तो कुछ विकासशील। विकसित राष्ट्र यानी जो विकास कर चुके हैं, विकासशील राष्ट्र यानी जो विकास के लिए तत्पर हैं। वे दूसरे कम विकसित राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करने लगते हैं। इससे परस्पर वैमनस्य उत्पन्न होने लगता है। यह स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं कही जा सकती। इसलिए वैश्विक दृष्टि से शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता के औचित्य में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान में शांति की विश्व में सर्वाधिक आवश्यकता है। मीडिया और हिंसा में क्या संबंध है, यहाँ पे देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने शांति की स्थापना हेतु किस प्रकार के आचरण पर बल दिया है, या मीडिया की हिंसा में क्या भूमिका होती है, तो मीडिया और हिंसा का संबंध प्राचीन काल से ही देखा जा रहा है। प्राचीन काल में ही अखबारों में स्वतंत्रता संग्राम तथा अन्य घटनाओं को दिखाया जाता है। वर्तमान समय में मीडिया और हिंसा पहले की तुलना में और घनिष्ठ हो चुकी है। मीडिया के माध्यम से हिंसा रुकती है और दूसरे और बच्चे फिल्मों में मार धाड़, लूटपाट को देखकर अनुकरण करने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे आजकल वीडियो गेम खेलते हैं, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास तो होता ही है, परंतु कुछ बच्चे हिंसात्मक वीडियो गेम को खेलते हैं, फलतः उनमें हिंसात्मक प्रवृत्तियों का भी विकास होता है। प्राथमिक स्तर पर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हिंसात्मक फिल्में नहीं दिखानी चाहिए तथा बच्चों से नकारात्मक अभिनय भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चे जैसे देखते हैं वैसा ही गुण सीखते हैं। तो बच्चों को इस तरह के गेम दिखाए जाएं, इस तरह की फिल्में दिखाई जाएं, जिससे बच्चों को कुछ सीखा जा सके, बच्चे कुछ सीख सकें। मार धाड़ वाली आप दिखाएंगे, है ना, तो बच्चे भी ऐसा सीखेंगे कि ऐसे ही हमें करना चाहिए। गांधी दर्शन एवं शांति। समाज का प्रत्येक नागरिक शांतिमय वातावरण की इच्छा रखता है। वो अपने परिवार के सुख शांति हेतु कठिन परिश्रम करके पारिवारिक दायित्वों को निभाता है। शांति की आवश्यकता वैश्विक स्तर पर होनी चाहिए, जिससे विश्व का कल्याण हो तथा विश्व के सभी लोग सुखी रहे। महात्मा गांधी जी ने शांतिमय माहौल हेतु अथक प्रयास किए। वे हिंसा न करने का संदेश जन जन तक पहुंचाते थे। महात्मा गांधी जी को अहिंसा के पुजारी के रूप में जाना जाता है। गांधी युग के लोग गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर हिंसा न करने का संकल्प लेते थे। गांधी जी के विचार निम्नलिखित हैं। समानता की भावना, सत्य का समावेश, अहिंसा की शिक्षा। इस तरह से हो जाता है आपका है बच्चों के विकास में साथियों की भूमिका। तो देखिए इसको देख चुके हैं, फिर भी इसको लोग देख लेते हैं। फिर से देखिए कितनी बार ये रिपीट है। बच्चों के विकास में साथियों की भूमिका निश्चित रूप से होती है। बच्चा साथियों को अपने व्यवहार का आदर्श मानता है। वह उनके द्वारा स्वीकृत वेशभूषा, आचार विचार, बात व्यवहार को अपनाता है। वह उनमें खेल प्रकार, उचित अनुचित के आदर्शों को स्वीकार करता है। वह समूह के नियमों एवं आचार संहिता का पालन करते हुए उनके प्रति निष्ठावान रहने का प्रयास करता है। इसलिए वो अपने साथियों की मान्यताओं को अन्य लोगों की मान्यताओं की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं के माध्यम से वो बालक अपने साथियों के साथ अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। इस प्रकार साथियों की क्रिया करने से बालक व्यक्तित्व का विकास होता है। साथियों का संबंध बच्चों के विकास, विशेष रूप से सामाजिक विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है।
अष्टांगिक योग की क्या भूमिका, अष्टांगिक योग की क्या उपयोगिता है, इसको देख लेते हैं। अष्टांग योग के द्वारा मन पूर्ण शांत हो जाता है, क्यों व्यक्ति को विवेक और ज्ञान हो जाता है, उचित अनुचित का भान हो जाता है, उसके द्वारा समाज में कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जाता जो किसी व्यक्ति या समाज के लिए अप्रिय हो। सांप्रदायिक उन्मूलन के उपाय बताएं। सांप्रदायिकता उन्मूलन के उपाय निम्नलिखित हैं। अनिवार्य शिक्षा द्वारा शिक्षा में ज्ञान की ज्योति जलाई जाए। शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जो पारस्परिक सद्भाव, राष्ट्रीय चरित्र एवं एकीकरण को बढ़ावा देता हो। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की नीति की जानी चाहिए। प्रशासनिक स्थिरता को समाप्त किया जाए तथा सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएं। अधिकारियों का प्रशासनिक कार्य एवं दायित्वों को पूर्ण गंभीरता के साथ निभाना चाहिए। स्वच्छ प्रशासन तभी संभव है जबकि प्रशासन में राजनीतिज्ञों का अवांछित हस्तक्षेप न हो। सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता समाज और देश के हितों को प्रधानता देते हुए प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाएं। नेताओं को जाति, धर्म, भाषा, प्राचीनता और संकीर्ण स्वार्थ के दृष्टिकोण से सोचने और कार्य करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को मान्यता दी जाए। पंथ निरपेक्षता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मूल्यों को पूर्णतः स्वीकार किया जाए। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताएं तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य परम सत्य अथवा ईश्वर से साक्षात्कार करना है। सत्य की खोज एवं आत्मा का ज्ञान आवश्यक है जिसमें बच्चों में नैतिक गुणों का प्रादुर्भाव कर चारित्रिक विकास किया जा सके। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं बताएं तो भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हो जाती हैं। विश्व में शांति एवं जीवों का कल्याण करना, सुखमय जीवन के लिए धर्म एवं शांति को धारण करना, धर्म की स्थापना करना, संयमित आचरण करना, प्रेम से सभी को अपना बना लेना। आत्म जागरूकता की विभिन्न स्थितियां बताएं। आत्म जागरूकता के विकास द्वारा व्यक्ति अपने प्रति चेतन होते हैं। आत्म जागरूकता को एक विशिष्ट प्रकार के स्वयं विकास के रूप में देखा जा सकता है जो व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति जिनमें विचारों, कार्यों, धारणाओं, एहसासों तथा दूसरों से अंतःक्रिया का समावेश रहता है से संबंधित होता है। आत्म जागरूकता किसी एक व्यवहार से एकाकार विकसित नहीं होता है, वो धीरे धीरे क्रमिक रूप से स्व संबंधित विभिन्न व्यवहारों द्वारा विकसित होता है। प्रारंभ से यह जागरूकता शरीर के प्रति होती है, फिर आयु बढ़ने के साथ विकास में वृद्धि होने पर जागरूकता का स्तर बढ़ता है और वे सरल से जटिल रूप से लेते हैं। आत्म जागरूकता जीवन के अनुभवों, कार्यों एवं चिंतन के कारण बहुआयामी होता है या कोई स्थिर प्रक्रिया नहीं है वरन गतिशील प्रक्रिया है। भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय बताइए। प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता बनाए और जनता को भागीदार बनाए। न्यायालय में मामला त्वरित निपटारा हो। लोकपाल कानून लागू करने के लिए आवश्यक है समुचित एवं कारगर कानून हो जिसमें अपने शपथ के साथ शुरू करें कि ना तो रिश्वत ले और ना ही रिश्वत दे। कानून और सरकार पर से लोगों की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता तथा परिवार के सदस्यों के योगदान का उल्लेख कीजिए। देखिए वही फिर से रिपीट हुआ है तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लें, आप लोग अच्छे से इसको लिख पाएंगे क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जैसा अपने घर में देखते हैं बच्चे वही करते हैं जो हमारे बड़े करते हैं, हम भी वही चीज़ें रिपीट करते हैं। यानी कि बच्चों पर जो माता पिता और जो शिक्षक होते हैं उन जैसा वो करेंगे वही चीज़ की हम लोग क्या करेंगे रिपीट करेंगे। तो जैसा बच्चे देखते हैं वैसा करते हैं। तो बालकों का सामाजिक एवं नैतिक विकास करना, इसमें कहाँ क्या क्वेश्चन है कि बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता तथा परिवार के सदस्यों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हेडिंग्स हम बताए देते हैं, बाकी आप डिटेल में तो कर ही लेंगे। बालकों का सामाजिक एवं नैतिक विकास करना, बालक का शारीरिक विकास करना, व्यवहार संबंधी शिक्षा देना, जैसे कि कोई बड़ा आया और घर के जो बड़े हैं उन लोगों ने उसको सम्मान दिया, उसको इज्जत दी, तो बच्चे भी वही देखते हैं कि हमको भी इज्जत देनी है। लेकिन जब बड़े ही नहीं
ही वो करते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, है ना, वही चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे और अनुकूलता का विकास, ये सब। हिंसा क्या है, हिंसा के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हिंसा का अर्थ है किसी को पीड़ा ना देना। प्रत्येक उस क्रिया को हिंसा कहा जाता है जो दूसरों को शारीरिक तथा मानसिक क्षति पहुंचाने के अभिप्राय से की जाती है। और सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम लिखे। तो सांप्रदायिकता से आपसी द्वेष को बढ़ावा मिलता है, सांप्रदायिकता से आर्थिक हानि होती है, जनहानि होती है, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है। मूल्यों की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मूल्य सभी समाजों के प्रतीक होते हैं तथा सभी समाज अपने मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं। मूल्यों की प्रकृति निम्न है। अमूर्त संप्रतीय मूल्यों का संबंध मनुष्य की आंतरिक शक्ति मन से होती है, समाज के अमूर्त रूप से स्थापित रहते हैं। इस प्रकार समाज में प्रकृति मूल्यों की प्रकृति अमूर्त होती है। दीर्घ अनुभवों का परिणाम, किसी भी समाज में स्थापित मूल्य थोड़े ही समय में विकसित नहीं होते बल्कि उनके निर्माण के लिए दीर्घ अनुभवों की जरूरत होती है। दीर्घ अनुभवों के परिणाम स्वरूप समाज में विभिन्न सिद्धांत, विश्वास, आदर्श, नैतिक प्रतिमान और व्यवहारिक मानदंडों की स्थापना होती है। उचित कार्य प्रेरक समाज में प्रचलित मूल व्यक्ति को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। मूल सही गलत, उचित अनुचित का निर्धारण करने के लिए व्यक्ति के सहायक होते हैं। स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने में अभिभावक की भूमिका यहाँ पे देख लेते हैं। तो बच्चों के साथी संबंधों को बढ़ावा देने, देखिए ये भी रिपीटेड है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। व्यक्तित्व की 5 विशेषताएं लिखी है। तो व्यक्तित्व की 5 अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता, स्नायु विकृति, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए 2018 और 2022 तो हम लोग ये देख चुके हैं, है ना। अनुभव के प्रति खुलापन, ये सब आप देख लीजिएगा। सामाजिक तनाव से क्या अभिप्राय है, जो तनाव समाज के द्वारा व्यक्ति पर थोपे जाते हैं उन्हें सामाजिक तनाव कहते हैं, क्योंकि समाज ऐसा कहेगा, समाज वैसा कहेगा, समाज ये करेगा, समाज वो करेगा। और समाज क्या है, समाज आएगा नहीं, हेल्प करने नहीं आएगा, लेकिन समाज क्या कहेगा इस चीज की चिंता। तो वही क्या हो जाता है, सामाजिक तनाव। और जब आप तनाव लेंगे, थोड़ा तनाव अच्छा होता है लेकिन बहुत ज्यादा तनाव करेंगे तो वो चीज अच्छी नहीं होती है। जैसे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा तनाव नहीं करेंगे कि भाई एग्जाम आने वाले हैं, तो भाई 11 तारीख से स्टार्ट है तो थोड़ा सा तनाव जरूर रखना है, तो हमको कंप्लीट कर लेना है। लेकिन इतना तनाव रखेंगे कि अब क्या होगा, कैसे करेंगे, पढ़ाई नहीं की है, अब इतने दिनों में क्या कर पाएंगे, ऐसे करके और सारी किताबें तय करके रख दी और पढ़ाई भी नहीं की कि अब इतने कम टाइम में तो हम कुछ कर भी नहीं सकते और तनाव ही तनाव लेके बैठ गए। तो इसका मतलब क्या होता है कि तनाव अच्छी चीज भी और खराब चीज। थोड़ी सी चिंता अच्छी होती है लेकिन बहुत ज्यादा चिंता वो चीज काम को बिगाड़ देती है। तो यहाँ पे यही चीज हो जाती है कि सामाजिक तनाव से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे सामाजिक तनाव यही हो जाता है कि जो तनाव समाज के द्वारा व्यक्ति पर थोपे जाते हैं, मतलब वो थोप ही दिए जाते हैं, है ना, कि ऐसी ऐसी चीज है, समाज क्या कहेगा, समाज क्या करेगा, ये सब चीजें। और यहाँ पे है ये तनाव तब और बढ़ जाता है जब हमारे तथा उन लोगों के बीच गहरा संबंध होता है। सामाजिक घटना जैसे परिवार में किसी की मृत्यु या बीमारी, तनावपूर्ण संबंध, पड़ोसियों से परेशानी, सामाजिक तनाव के कुछ उदाहरण हो जाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है सतत विकास की क्यों आवश्यकता होती है, अपने विचार लिखिए। तो सतत विकास की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि राष्ट्रीय बजट को बचाता है, लोगों की आवश्यकता को पूरा करता है, प्राकृतिक संसाधनों और लोगों के बीच समन्वय में सहायता करता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है। ये हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है शांति शिक्षा में कौशल का समावेश क्यों आवश्यक है, कोई दुशांति कौशलों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं लिंग, आर्थिक स्थिति, जातीयता, धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के लिए सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देना। जैसे हम पढ़ने और लिखने में मदद करने के लिए मुख्य साक्षरता कौशल सीखते हैं, बच्चों, युवाओं और वयस्कों को भी शांति शिक्षा के आवश्यक कौशल को सीखने की आवश्यकता है, इसलिए शांति शिक्षा में कौशल का समावेश आवश्यक है। शांति कौशल के अंतर्गत व्यक्तियों को शांति का रास्ता चुनने के, सशक्त बनाना, मानव गरिमा के प्रति सम्मान की भावना का उत्पन्न करना हो जाता है। विश्व बंधुत्व के संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का उल्लेख कीजिए। तो टैगोर विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने एक विश्व सरकार की कल्पना की थी। उनका मानना था कि प्राच्य व पाश्चात्य सभ्यताओं को मिश्रित कर दिया जाए तो विश्व शांति, विश्व एकता, विश्व सरकार की
स्थापना संभव है। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? तो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी कुछ प्रयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। नैतिक शिक्षा छात्रों के लिए क्यों आवश्यक हो जाती है? नैतिक शिक्षा बालकों के आचरण और व्यवहार में परिवर्तन लाती है। बालक के व्यवहार में यह परिवर्तन देश और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि नैतिक शिक्षा की उपेक्षा की जाती है तो बालक का सर्वांगीण विकास संभव हो जाता है, संभव नहीं है। यहाँ पे सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए बालक के समाजीकरण के लिए उसे नैतिक शिक्षा दी जानी आवश्यक हो जाती है। यहाँ पे आपके कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास का संबंध स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रमुख गुण हैं? तो व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास का घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति समाज में रहता है तब व्यक्ति का विकास इस प्रकार होना चाहिए जिससे व्यक्ति में उन गुणों का समावेश हो जो समाज की उन्नति एवं सामाजिक जीवन हेतु आवश्यक है। व्यक्ति के गुणों को मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से बताने का प्रयत्न किया है। वर्तमान में शोधों के आधार पर स्वीकार किया जाने लगा है कि व्यक्ति में 5 बड़े गुण होते हैं जैसे खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता, स्नायु विकृति। स्वस्थ व्यक्तित्व के ये गुण बच्चों के विकास में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। आपका लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों के 2016 से 2022 तक के सभी जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं सभी सॉल्व हो चुके हैं जो आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड हो गए हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है लास्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों के विकास में शिक्षक की तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहते नहीं कि बच्चे किसी की बात माने या ना माने लेकिन शिक्षक की बात जरूर मानते हैं। आपने देखा होगा आप बच्चों से कितना भी कुछ कहते रहे लेकिन पता चल जाए कि उनकी टीचर ने उनसे उनके लिए ये बात कही है वो फौरन वो चीज मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे चीजों को समझ लेते हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं और समाज बहुत कुछ बच्चों से चाहता है। बच्चों का अनौपचारिक शिक्षा केंद्र परिवार होता है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है बच्चा परिवार में जन्म लेता है, सबसे पहले वो अपनी माता के संपर्क में आता है। माता क्या है? प्रथम शिक्षिका भी है और परिवार क्या है? प्रथम पाठशाला है और जो कुछ बच्चा सीखता है वो अपनी माता से सीखता है ना सबसे पहले। अतः बच्चा परिवार से ही शुद्ध अशुद्ध शब्दकोश लेकर विद्यालय में शिक्षक के पास आता है। यानी उसके पास क्या होती है? मातृभाषा। उसने जो मातृभाषा का मतलब क्या होता है? जो बच्चा अपने माँ से जिन चीजों को उसने सीखा, जो भाषा सीखी है, क्योंकि उसको नहीं ये चीज सिखानी पड़ती है। मान लीजिए बच्चा अमेरिका का है, ठीक है, अमेरिका में उसने जन्म लिया तो वो इंग्लिश, उसको कोई ग्रामर नहीं पढ़ाई गई है। उसने पानी को वाटर कहा, ठीक है ना, उसको ये नहीं बताया गया कि पानी को वाटर कहते हैं, लेकिन अपने यहाँ पानी को पानी बोला जाता है। तो बच्चे को ये नहीं बताया गया कि पानी है, लेकिन उसको पता है, वो जान गया क्योंकि उसकी माँ बोलती है ना, तो वो मातृभाषा कहा जाता है। शिक्षा के बच्चों के शब्दकोश में संशोधन तथा परिमार्जन करके उसकी भाषा एवं ज्ञान का विकास करता है। उन्होंने देश का कुशल एवं सुयोग्य नागरिक बनाता है। यानी क्या होता है कि सबसे पहले बच्चा अपने माँ के संपर्क में आता है, अपने परिवार में जन्म लेता है। अब वो गया कहाँ? समाज में। और समाज में सबसे पहले कहाँ गया? विद्यालय गया, स्कूल गया। वहां उसकी सबसे पहले मुलाकात किससे हुई? अपने शिक्षक से हुई। तो उन्हीं की जो अमिट छाप है वो बच्चों पे पड़ती है ना। शिक्षक जो बच्चों से कहते हैं वो करते हैं और शिक्षक तो यही चाहता है कि हमारा जो आज का जो बच्चा है कल का ये भावी नागरिक बनेगा। तो इस तरह से हो जाता है आपका। अतः किसी भी व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाने में उसके शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिल्कुल सही है। अधिकांश बच्चे अपने शिक्षक का अनुकरण करते हैं और शिक्षक को सबसे अधिक महत्व देते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जो शिक्षक करते हैं वो देखते हैं, वही वो करते हैं कि शिक्षक कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनकी नकल, अनुकरण मतलब उनकी नकल करते हैं, है ना। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि हमारी मैडम ऐसे आती है तो हम ऐसे ही जाएंगे, हम ऐसे तैयार होंगे, या हमारे सर ऐसे हैं, तो वो उनका अनुकरण करते हैं। अतः शिक्षक को भी चाहिए कि यह सिखा दे, यहाँ यानी कि यहाँ पे हो जाता है कि चाहिए कि बच्चों के सामने अच्छा आचरण रखे, अच्छे आचरण हेतु प्रेरित करे। जब शिक्षक बच्चों को ये सिखा देते हैं कि अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करके विद्यालय आना है, तो बच्चे अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करते हैं और धीरे धीरे वे स्वयं ही अन्य सदस्यों को भी प्रणाम करना सीख जाते हैं। इस प्रकार बच्चों को संस्कारवान बनाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों का सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों के एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प कराएगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जितने ये आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है यानी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन है, इनको एकदम से रट लीजिए। इसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा कि हो सकता है ए सही हो सकता है, बी सही हो सकता है, सी सही हो, ऐसा नहीं। डाउट नहीं कि हमने क्वेश्चन देखा और आंसर राइट आंसर पे हमने टिक किया। तो इस तरह से इन चीज़ों को तैयार कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो बहुविकल्पी टाइप में नंबर होते हैं वो एकदम से, जैसे 1 नंबर का है तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, यानी अगर आपका सही है तो 1 नंबर मिला और अगर गलत है तो पूरा 1 नंबर कटेगा, है ना। और जैसे लघु उत्तरीय का हो जाता है तो ये हो जाता है कि आपने लिखा, डिटेल में लिखा, तो अगर 2 नंबर का है तो उसमें 1 नंबर मिल सकता है, लेकिन बहुविकल्पी में तो ऐसा नहीं है। 1 नंबर का है, आया तो आया और गया तो गया, ये चीज हो जाती है। तो इसलिए आप लोग बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस और अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। और जब आप इन पे फोकस करेंगे तो लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस तो अपने आप से ही तैयार हो जाएंगे, है ना। और ये भी चीज आप लोग जानते हो कि भाई लघु उत्तरीय कोई पढ़ने के लिए तो नहीं बैठता है, लेकिन बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस बहुत बारीकी से चेक किए जाते हैं, अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस बहुत ही बारीकी से चेक किए जाते हैं, तो इन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक तो बनता ही बनता है अगर सेशन अच्छा लगे। थैंक यू।